गुड मॉर्निंग बच्चों पिछली कक्षा में हमने वसंत भाग 3 के पार्ट 3 कक्षा 8 के बस की यात्रा के बारे में पढ़ा था, जिसके लेखक है डॉक्टर हरिशंकर परसाई, जो कि इन्होंने ये पाठ एक व्यंग्यात्मक शैली में लिखा है। और हमने भाग 1 में ये पढ़ा था कि किस प्रकार से प्राइवेट कंपनी के बसों के मालिक जो होते हैं बसों को ठीक से समय पर ठीक नहीं करवाते, उनकी रिपेयरिंग नहीं करवाते और टूटी फूटी बसों का भी कहीं से कहीं तक जब तक जितनी चलती है उनका उपयोग करते रहते हैं। आज हम इसके बारे में, इस पाठ के बारे में, भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस इसी कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे, उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बच्चों, ये हास्य प्रवृत्ति में भी लिखा गया है, तो जैसे कि उस तरीके से इंजन को तो निकाल के गोद में बाहर निकाल के रख दिया और पेट्रोल की जो नली को अभी उसमें तो ऐसे लगा जैसे एक माँ क्या कर रही है, एक बच्चे को दूध पिला रही है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। हर पेड़ को अपना दुश्मन समझता मतलब जंगलों के रास्ते से जब वो बस गुजर रही थी तो ऐसे इस तरीके से मान लो वो चल रही थी कि जैसे किसी पेड़ से जाकर टकरा जाएगी। तो लेखक को ऐसे लग रहा था कि मानो कि वह हर पेड़ उसका दुश्मन हो, उसे उस पेड़ से डर लग रहा था। बस टकरा जाएगी, वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। और रास्ते में अगर नदी नाला झील इस तरीके से अगर उसे कोई भी आता तो उसे लगता जैसे बस कहीं इसमें ही डूब जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सब में अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। अब अचानक से क्या हुआ कि बस रुक गई। तो ड्राइवर तरह तरह की तरकीब कर रहा था, सुझाव ढूंढ रहा था बस को ठीक करने की। लेकिन फिर भी बस कंपनी के जो हिस्सेदार थे, दूसरे व्यक्ति, वो क्या कहने लगे, बस तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, ये तो अचानक से रुक गई है किसी कारणवश। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थककर बैठ गई। और बस की हालत ऐसी लग रही थी जैसे एक चांदनी रात में कोई एक वृद्धा अवस्था में एक औरत थक कर बैठ गई हो। ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर चले आ रहे हैं। लेखक के पांचों मित्र कह रहे हैं कि हमें स्वयं को शर्मिंदगी फील हो रही थी, शर्मिंदा हो रहे थे हम कि बेचारी बस की ऐसी दशा है, बस की ऐसी हालत है कि इस पर हम बोझ बनकर जैसे आए हो। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। और लेखक के कहने का मतलब यह है कि मानो कि जैसे इस बस का अंत हो जाए या ये बस पूरी तरीके से खराब हो जाए तो इस जंगल में ही इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ जाए। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली, उससे चाल और कम हो गई। जब इंजन को ठीक किया बस आगे चली, लेकिन उससे भी और उसकी अवस्था जो चलने की स्थिति थी वो और कमजोर पड़ गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी और मानो ऐसे लग रहा था जैसे कोई एक बूढ़ी औरत है जिसकी आंखों की रोशनी चली गई है और धीरे धीरे वह चांदनी रात के उजाले में रास्ता देखकर चल रही है। वह आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वहाँ उम्र ही नहीं रही। और बस बहुत पुरानी थी। कोई नई बसें निकलती तो वो अपने आप को रास्ता दे देती और एक तरफ खड़ी होकर बोलती, मानो कि जैसे बस तो एक वृद्धावस्था में, पुरानी बस को वृद्धावस्था की औरत बता दिया और नई बस को बेटी का रूप बता दिया। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर ना जाने कहाँ गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धाभाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते,
फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस से सफर कर रहे हैं। उत्सुक की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते, तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने इस टायर के लिए प्राण दे दिए, मगर प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। कवि अर्थात लेखक व्यंग करते हुए कहते कि उस जो बस के हिस्सेदार थे, कंपनी के हिस्सेदार थे, वो क्या कर रहे थे कि बस की ऐसी दशा हो रही थी, मानो कहीं टायर पंचर हो रहा था, कहीं कांच टूट रहे थे, लेकिन फिर भी वह उसे ठीक नहीं करवाता, टायर नहीं बदलता और फिर वापस उसे ही रिपेयरिंग करके आगे से आगे चलाता रहता। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी। तो इस प्रकार से बार बार बस का पंचर होना, टायर का खराब हो जाना, तो लेखक को ऐसा लगता था कि जैसे किसी भी स्थान पर, चाहे पन्ना हो चाहे सतना हो, किसी भी स्थान पर समय पर पहुंचना हमारे लिए कठिन हो गया है। लगता था जिंदगी इसी बस से गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्राणायाम कर जाना है। इस पर पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गया। हम बड़े इम्तिहान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। इस प्रकार से बच्चों, पांचों मित्रों का उस बस को देखकर और उस बस की हालत को देखकर हंसी मजाक भी चलता रहा और उनकी यात्रा भी चलती रही। तो लेखक ने ये जो पाठ लिखा था वो हास्य प्रवृत्ति में और व्यंग्यात्मक शैली में लिखा था। बच्चों, आज हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आज का आपका गृह कार्य है, इस पाठ के प्रश्नोत्तर आपको गृह कार्य में करने हैं।